जिसमें इनकम जनरेटिंग होगी और क्या होगी, प्रोडक्टिव, है ना। ठीक है। अच्छा, आपको अगर याद होगा, जिन लोगों ने 12th में पढ़ा होगा उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कि प्रोडक्टिव अगर अपन बोलते हैं तो प्रोडक्शन दो तरीके से होता है, एक सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है और एक मार्केट में बेचने के लिए। एक किसान जब गेहूं उगाता है खेत में तो उसमें कुछ वो अपने लिए भी रख लेता है, आ रहा है समझ, ठीक है ना। तो देखो ये हाईलाइटेड है। अच्छा, एक चीज और, प्रोडक्शन से आप क्या समझते हो, ये बताओ। किसी चीज का मतलब किसी चीज को बनाना, बड़ा प्रोड्यूस करना। थोड़ा सा ज्यादा इलाबोरेशन चाहिए, ऐसे में काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, यह है प्रोडक्शन। हाँ या ना, क्यों? तो ये लिख लो कि प्रोडक्शन जो है उसका मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह चीजों को लेकर के भी जा रहा हूँ जहां पर वो ज्यादा यूजफुल है, मान लो पानी यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके रेगिस्तान में लेके जाया जाए जहां पर की उसकी वैल्यू ज्यादा है, दैट विल ऑल्सो बी नोन एज प्रोडक्शन। पहाड़ को काट करके उसके पत्थर को अगर एक शेप दे दिया जाए तो वो भी क्या है, प्रोडक्शन। सर्विसेज भी प्रोडक्शन है, समझ ना रहे, यानी वो सारी चीज देखो उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, टीचिंग, मेडिसिन, लॉ, अकाउंटेंसी, ऑल आर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। समझ में आ रही है बात? यूटिलिटी मतलब किस चीज का इस्तेमाल नहीं, यूटिलिटी का मतलब यह है कि जो भी चीज बंदे को इतना सेटिस्फेक्शन दे कि उस पर वो पैसे खर्च करने तैयार हो जाए, अरे वो क्या है, यूटिलिटी। ठीक है ना। तो हियर द स्कोप इज ब्रॉडन्ड, ठीक है। सर जो आपने ऐसे इसको हाईलाइट किया, हम लोग भी इसको ऐसे हाईलाइट, तुम लोग को नोट्स जो दिए हैं उसमें तुम लोग लिखते जाओ, क्योंकि बुक दोबारा पढ़ना हो नहीं पाएगा तुम्हारा। अच्छा सर, तो ये जो आपने हाईलाइट किया उसको लिखते जाओ। हाँ, जो मैं बता रहा हूँ उसका जो मेन कोर है, सार है, उसको क्या करते जाओ, लिखते जाओ। गुड मॉर्निंग। तुमने नहीं आने वाले थे तो फिर टाइम से क्यों नहीं आए हैं? मैं तो मैसेज नहीं आया था कि आज क्लास है, तो मेरे को लगा वो शायद 8:30 नॉर्मली रहती है, लेट उठा और दीदी को कॉल लगाया कि क्लास अभी, दीदी ने कॉल भी नहीं उठाया। नहीं तो 8:30 तो मतलब एक बार टाइम डिसाइड हो गया तो जब तक चेंज नहीं होगा तब तक 8:30 रहेगा, है ना। दीदी रोज मैसेज कर रही थी ना, वो तो इसलिए कि कुछ ना कुछ चेंज हो जा रहा था इस कारण से। नोट्स अपने अपडेट करते जाओ, है ना। सर मैं तरीके को बता दूं कि क्लास क्या। सर आपने क्या बताया, एनीथिंग दैट मेक्स यूटिलिटी प्रोडक्शन मतलब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, बस क्रिएशन और एडिशन टू यूटिलिटी। यूटिलिटी बढ़ गई किसी भी एक्टिविटी से आपकी, भाई आपने मिट्टी ली, उसको एक शेप में कन्वर्ट कर दिया तो उसकी यूटिलिटी बढ़ गई, आपको उसके लिए पैसे देने तैयार हो जाएगा, इट मींस दिस इज प्रोडक्शन। ठीक है। सर्विसेज भी सब प्रोडक्शन है। इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होता है, समझ में आ रहा है। इकोनॉमिक्स में हमारा सोचने का दायरा डिफरेंट है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस जो है वो डिफरेंट है, और लॉ में हो सकता है प्रोडक्शन की डेफिनेशन डिफरेंट हो। ये क्लियर है?
पर्सपेक्टिव जितना बदलेगा उतना मीनिंग सब बदल जाता है। अ, 11 से 2 के बीच, है ना। फोन बस कर लेना, क्योंकि कभी ना अभी कुछ ना होता। जैसे आज ना एग्जामिनेशन पर सेशन है एक्चुअली, हम लोग बाहर से चेक कराते हैं, तो एक एग्जामिनर जो है वो और बाहरी चली गई है, तो अभी वो आई हुई है जबलपुर, तो हम सेशन रखवा रहे हैं ओल्ड सीए फाउंडेशन वाले के ऊपर कि भाई क्या क्या गलतियां होती है नॉर्मली बच्चों से या ऐसा, है ना। तो वो आज 11 बजे के आसपास होगा आई गेस, है ना। ठीक है, तो फोन कर लेना बस आगे से। अबे तुम लोग रोज लेट क्यों आते हो? 8:30 की क्लास है, 9:15 से भी बाद में आ रहे हो हैं? मतलब ऑब्वियस सी बात से पहले तो ही उठना चाहिए जल्दी, हैं? एक दिन लेट चलता है, रोज रोज लेट का क्या मतलब है? ठीक है ना। चलो देखो, तुमको अपने नोट्स अपडेट करने हैं। जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं उसका ओवरऑल सार क्या है वो तुमको लिख लेना है। कुछ एक आध टेक्निकल बात है, एक आध फैक्चुअल बात है जो कि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ से रेलेवेंट है, वो हमको लिखते जाना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मकसद क्या है कि हम कंटेंट को इतना शॉर्ट कर लें कि एग्जाम से एक दिन पहले पूरा पढ़ा जा सके। ये पूरा कंटेंट पढ़ना एग्जाम के एक दिन पहले रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव बातें हैं ज्यादातर जिसमें से कि हम ऑलरेडी जानते हैं। जैसे कि भाई रॉ मटेरियल को यूजुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना प्रोडक्शन कहलाता है, ये बात हम जानते हैं। फर्दर वी कैन इवन टीच स्किल्स वी आर गुड एट। तो ये कुछ नया पता लगा कि हाँ, टीचिंग भी क्या है, प्रोडक्शन। आ रहा है समझ में? ठीक है, प्रोडक्शन एसेंशियली इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ नीड सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसको शॉर्ट में मैंने क्या लिखवाया, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, है ना। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी मतलब कि सेटिस्फैक्शन। कोई भी प्रोडक्ट खरीद के अच्छा लगेगा, इट मींस उसमें यूटिलिटी है। क्लियर है? प्रोडक्शन जो है इट मींस इट रिफर्स टू बोथ गुड्स एंड सर्विस। इस लाइन से सारा कुछ कवर हो जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो तुमको ये लाइन लिख लेनी चाहिए। तो तुमको धीरे धीरे क्या होना चाहिए, चीजें समराइज करते आनी चाहिए, क्योंकि जब हम लॉ पढ़ेंगे उसका जो सेकंड पार्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग, उसमें आपको ये एक्सरसाइजेस है क्या, कि प्रेसी राइटिंग है, समरी राइटिंग है, पता है आपको ये बात, है ना। तो सुन लो, इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग पूरा आपको एक सब्जेक्ट है 40 मार्क्स का, जो लॉ के साथ जुड़ा हुआ है, 5 एक्ट्स के साथ, जैसे ये इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें आपको पूरे पूरे पैराग्राफ्स होंगे, उसको शॉर्ट में कन्वर्ट करना है। तो आप समझो कि अभी से उसकी प्रैक्टिस जो है वो हम चालू कर लेंगे। आपको नोट मेकिंग, प्रेसी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, समरी राइटिंग, ये सब समझ में आ रहा है, लेटर राइटिंग, रिज्यूमे राइटिंग, ये सब क्लियर है ना। और इतना टाइम नहीं है जितना कि हमारे पास स्कूल में होता था। क्लियर है? हमको वो सारी चीजें फटाफट फटाफट निपटानी है। तो एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस दूसरे में होते जाएगी, इसी तरीके के उसमें वो कॉम्प्रहेंशन भी है। क्लियर है क्या, है ना। तो पॉइंट ये है कि हम इसको, मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक सैंपल नोट्स दे रखे हैं, है ना। तो अब हमको करना क्या है, हम लोग पढ़ते जाएंगे इसके हिसाब से, ये नोट्स उसी के हिसाब से बनेंगे। हमको लगता है इसमें कुछ कमी हमको और ऐड करना चाहिए, वो हम ऐड कर लेंगे। और मतलब बस यही है। क्लियर है क्या, है ना। तो वो नोट्स तुमको अपडेट करते जाएंगे जो जो हम पढ़ते जा रहे हैं उसके हिसाब से, कि कोई भी एमसीक्यू छूटे ना, क्योंकि ये इजी पैच है, लेकिन ये पढ़ोगे नहीं दोबारा। समझ में आ रहा है?
ये सबसे अनप्रोडक्टिव पार्ट बन जाएगा, जिसको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। इतनी टेक्निकल चीजें रहेंगी, लॉ रहेगा और वो मैथ्स रहेगा कुछ लोगों के लिए, है ना, अकाउंट रहेगा, तो ऐसा लगेगा वो कर लें, और वो करते करते पूरा टाइम निकल जाएगा, तो इसको तुम पढ़ोगे नहीं बैठ करके। सिंपल थ्योरी, इसलिए इसको अभी कवर कर रहे हैं। क्लियर है ये? हाँ, कंजम्पशन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि खरीदते और, है ना, तो ये लिख लो, कंजम्पशन इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंजम्पशन इज डिमांड, है ना, शॉर्ट शॉर्ट में। यहाँ पर आपको ग्रामर रामर का भी ध्यान नहीं रखना है जब आप समराइज कर रहे हो ना चीजें, ठीक है। डिमांड सप्लाई तो वैसे भी इंपॉर्टेंट रहता ही है, ठीक है ना। हो गया ये, ठीक है ना। तो जब कंज्यूमर डिमांड करता है तब तो क्या होता है, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि परचेज करते हो, परचेज करने के लिए खर्चा करते हो तुम, ठीक है ना। ठीक है, तो उसमें वही सारी बातें क्लियर है ना। फिर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ। वेल्थ मतलब आपके पास कितने पैसे हैं, सेविंग मतलब आपकी जो भी इनकम हो रही है उसमें से कितना बचा रहे हो, इन्वेस्टमेंट मतलब कितना पैसा लगा रहे हो कि वो कल को बढ़े, है ना, इन्वेस्ट जो कर रहे हो। We just understood that production of goods and services as an economic activity generates income. This income is actually the amount that people spend to buy those goods and services. The unspent income of people comprises their savings. ठीक है, तो जो इनकम में से जो खर्च करना, मतलब खर्च नहीं किया, वो क्या हो जाएगा आपका सेविंग्स, है ना। बैंक्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड, ये सब जगह जहां पर के लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं। The corporate sector and the government borrow these savings via shares, debentures, bonds, etc., and invest these into creating and operating civil, military, business infrastructure and other productive pursuits of the for the country. Thus,
All in all, economic activities add to savings, investment and wealth in the economy. ठीक है, ये क्लियर है ना? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से क्या होता है, ये सारी चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटीज के दायरे में आती है। तो अब क्या होगा, एमसीक्यू कैसा आएगा, कोई एक्टिविटी दे दी और बोला कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है, ये सिंपल एमसीक्यू। उसके बाद फिर हो सकता है कि आपको बोले कि इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी, 4 एक्टिविटी के टाइप दे दिए, उसमें से आपको चुनना पड़ रहा है कि कौन सी इकोनॉमिक है या कौन सी नॉन इकोनॉमिक है। ये क्लियर है ना? तो बिजनेस एज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस कैसे है, ये देखते हैं अपन, ठीक है। ठीक है, we have seen that market oriented production refers to supply side, मतलब प्रोड्यूसर क्या करते हैं, सप्लाई साइड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, है ना? It is common to refer to shift from subsistence driven production towards market driven production as commercialization of production or production on a commercial scale. We have also seen that for the production to occur at the commercial scale, a wide array of interconnected activities need to be put in place. मतलब एक बिजनेस सिंपल नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, क्लियर है? हो सकता है आपको देख करके किसी भी बिजनेस को लगे कि अरे यार कितना सिंपल है, ठीक है, लेकिन उसमें 50 चीजें होती हैं। कोई बेसिक सा भी बिजनेस हो, समझ में आ रहा है, कोई समोसे वाला आप देखोगे तो आपको लगेगा क्या है, समोसे ही बना करके तो बेच रहा है, ठीक है, उसमें जगह, समझ में आ रहा है, उसमें वो कहाँ से खरीद रहा है, ठीक है, ये सब मैटर करता है, कितना खरीद रहा है, कहाँ पर स्टोर कर रहा है, उसके बाद फिर कहीं रखते हैं तो हो सकता है खराब वराब होने के चांसेस रहते हैं, कहीं चूहे आ गए, कहीं कुछ हो गया। आप एक बार सोच करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? फिर उसको गैस की व्यवस्था करना है, अच्छा अगर वो कमर्शियल करा रहा है तो कमर्शियल सिलेंडर, नहीं तो अगर वो पर्सनल से कर रहा है तो वो चांसेस है कि गड़बड़ हो, क्लियर है? उसके बाद फिर नगर निगम का टैक्स देना होता है, अगर आपने शॉप करी है तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्टर कराना होता है, क्लियर है? उसके बाद फिर टाइमिंग आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर मान लो उसने ज्यादा बना दिया, ये तो रोज का काम, ज्यादा बना दिया तो वेस्ट होंगे, कौन खाएगा? समझ में आ रही है बात? ठीक है, बिके तो ठीक है, और फिर मान लो कि बनाए तो एकदम से आप पूरा मसाला वसाला मान लो बना करके रख ले कोई, क्लियर है, और बिके नहीं तो क्या होगा? मान लो वो अगले दिन या उसके अगले दिन यूज करेगा भी तो क्या होगा? उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, कोई खाएगा तो फिर बोलेगा दोबारा यहाँ पर आना नहीं है, और फूड कंजम्पशन पूरा रेगुलर रिपीट कस्टमर बेस्ड है, सोच के देखो, क्लियर है ये? तो इसलिए बहुत चक्कर है इसमें, मतलब क्लियर है ना? चलो, तो लिंकिंग प्रोडक्शन विद कंजम्पशन कैन बी अचीव विद दिस बैकग्राउंड, ठीक है, ये तो कोई खास काम का नहीं है। फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, बिजनेस में बी डिफाइंड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें सब कवर हो जाता है ना? अरे हाँ, ठीक है, एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, ठीक है, ये वैसे कॉमन है। अच्छा, पब्लिक सेक्टर किसको बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, गवर्नमेंट ओन को पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। पब्लिक कंपनीज, क्या पब्लिक सेक्टर एक ही है? नहीं, पब्लिक कंपनीज जो है, इसका मतलब वो कंपनीज जिसकी आम जनता के पास शेयर्स इशू है, वो होती हैं कौन सी? पब्लिक कंपनीज, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, क्लियर है? क्लियर है ना? तो वो होती हैं तुम्हारी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। और पब्लिक सेक्टर मतलब जिनकी ओनरशिप मेनली किसके पास है? गवर्नमेंट के पास, ठीक है, ठीक है ना? इट इज यूजुअल टू क्लासिफाई बिजनेस इनटू इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। अच्छा, ट्रेड वर्ड मतलब खरीदना बेचना, समझ में आ रहा है? ट्रेड वर्ड जो है वो होता है खरीदना बेचना। आप लोग इस बार जो फाइनल अकाउंट्स करेंगे उसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग से आएगा। अभी तक आप लोगों ने जो किया हुआ उस पर ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट है ना, ठीक है, तो अब आपको आएगा मैन्युफैक्चरिंग अलग से, क्योंकि एक्चुअली में आप वो सारे खर्चे कहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेते हो? ट्रेडिंग में। लेकिन हम लोग बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे डालते हैं अभी तक, क्योंकि आप लोगों को था नहीं ना वो कोर्स में ऐसा, ठीक है।
तो अब आप जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ोगे तो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग से आएगा, मैन्युफैक्चरिंग, फिर ट्रेडिंग, फिर पीएनएल और बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है? यानी कि कोई अगर फैक्ट्री है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग भी अलग से बनाना होता है कि उसको कॉस्ट वॉस्ट अपनी पता लगे कि कितनी है। ट्रेडिंग, बेसिकली ट्रेडिंग होता है काय के लिए कि उसमें फिनिश गुड्स आए और फिनिश गुड्स बिके, फिर फिनिश गुड्स पे जो डायरेक्ट खर्चा है वो अपन आइडेंटिफाई करें, लेकिन जो फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे हैं वो कायदे से जाने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग। अब हमारे पास एक ही अकाउंट होता है ना ट्रेडिंग, इसलिए हम उसमें डाल देते हैं सारा कुछ। क्लियर है? अभी तक आप लोगों ने जो किया होगा 11th वगैरह में भी, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है ना। तो नहीं, एंटरप्राइज एक बिजनेस को बोल रहे हैं हम, अरे समझ, ठीक है। हाँ, जो कंपनी है वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, अपन लोग पढ़ेंगे कानून में, ठीक है। कंपनीज एक्ट में जो रजिस्टर है वो कंपनी, और कंपनी को पहचानो कैसे, उसके नाम क्या है कि लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। जैसे मान लो लिखा है ए एन कंपनी, तो वो कंपनी है क्या? नहीं, ए एन कंपनी विल बी अ फर्म। कंपनी क्या होगी? ए लिमिटेड, ए प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी। तो जिसके नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है वो क्या है? कंपनी। तो कंपनी को कंपनीज एक्ट के रूल निभाने पड़ते हैं, आ रहा है समझ में? और जनरली पब्लिक से पैसा कौन ले सकता है? कंपनी, वो भी जब लिस्ट हो जाए। कोई भी फर्म या ऐसे जनरल पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती अपने ओनर बनाने के लिए, दैट इज नॉट अलाउड। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एंड हेंस अ बिजनेस? बताओ, एग्रीकल्चर जो है वो क्या इंडस्ट्री है? एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, और उसको बिजनेस की तरह क्लासिफाई किया जा सकता है। तो हमारे देश में बहुत सारा एग्रीकल्चर जो है सबसिस्टेंस है। सबसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा एरिया है उनका, खुद ही से उगा करके और खा लेते हैं। बहुत सारे लोगों के फार्म हाउस है, समझ में रहे, तो वो फार्मिंग बेचने के लिए नहीं करते हैं, उनका फार्म हाउस से खुद ही का कंजम्पशन हो जाता है या बांट देते हैं बहुत सारे लोग। क्लियर है? मोर ओवर, एग्रीकल्चरल इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज कैरेक्टराइज्ड सेपरेटली एंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एग्रीकल्चरल इनकम हमारे इनकम टैक्स एक्ट में क्या है? फ्री। पता है ये बात? ओह माय गॉड। चलो ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। मतलब अगर आप खेती कर रहे हो, उस पर अगर आपकी कमाई हो रही है 2 करोड़ रुपए, तो आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना। नहीं पता था तुम लोगों को ये? समझ में आ रहा है? तुम पता बीच में खबर आई थी 5-6 साल पहले कि अमिताभ बच्चन किसान है? हाँ, नहीं है यार, छोटे हो गए तुम लोग। तो वो एक्चुअली में उसका सीए जो था वो, देवर ट्राइंग कि हाँ एग्रीकल्चर हो रहा है, पार्ट टाइम जाके महीने में, साल में 2 महीने जाके खेती भी करते हैं। तो लोगों ने मजाक ही उड़ाना चालू कर दिया। आ रहा है समझ में? तो जो सीए थे उनको पता है कि वो क्या था, वो था एक्चुअली में टैक्स बचाने का टूल। समझ में आ रहा है? कि उन्होंने रिटर्न में दिखाया था, किसी ने पब्लिक कर दी यार वो बात। आ रहा है समझ में? अल्लाह बच गया। क्लियर है? नहीं तो ऑन पेपर वो साबित हो जाता है कि 2 महीने जाकर के खेती किसानी का काम देखते हो, तो वो पूरी की पूरी इनकम जो है वो डाइवर्ट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फार्म हाउसेस या एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लेते हैं और उसमें एक्चुअली में टिलिंग करनी पड़ती है आपको। समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर वो नहीं होता। तो वो अपनी इनकम, ज्यादा इनकम किससे दिखाने लग जाते हैं? एग्रीकल्चर से। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो फिर गवर्नमेंट ने भी उसके लिए बहुत निकाला कि हाँ आपके एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जितनी इनकम होगी उस पर टैक्स लगेगा, हाई रेट से या वैसा। ठीक है, तो उनने क्या करने लग गए कि बाइफरकेट कर लिया कि घर का एक सदस्य खेती कर रहा है और सारी इनकम एग्रीकल्चर से आई हुई दिखाई जा रही है। अरे ऐसा, तो ऐसा बहुत सारा कुछ है। ट्रैक्टर में भी वो टैक्स लगता है। किसमें? ट्रैक्टर में एग्रीकल्चर वाहन मानते हैं तो उसको टैक्स लगता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये वाला मुझे भी नहीं पता था। हाँ, मतलब देखा है, पता चला। हाँ, क्योंकि टैक्स जो है ना हमारे, देखो एग्रीकल्चर बेसिक है ना, इसलिए उस पर बहुत ध्यान रखती है मतलब सरकार जो। ठीक है। However, industries where agricultural produce is processed, अब देखो जूस वगैरह बिकते हैं ट्रॉपिकाना के, है ना, और बहुत सारा ऐसा काम होता है, ठीक है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, आप चिप्स खाते हो, समझ रहे हैं, या खाने की जो भी चीज है वो इंडस्ट्री से आ रही है, वो सीधे खेत से नहीं आ रही। खेत से उन लोग रफल्स लेज वाले
आलू खरीद रहे हैं और उसको चिप्स बना रहे हैं, तो उसको कहते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। समझ आ रहा है? तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, ठीक है, द इंडस्ट्रीज है ना, वेयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज प्रोसेस्ड। इसमें क्या होगा, ये क्या होता है, ये बिजनेस है, इसको तो हम प्योर बिजनेस बोल ही सकते हैं। एग्रीकल्चर पे फिर भी सवाल हो सकते हैं कि भैया सब्सिस्टेंस है तो बिजनेस है कि नहीं है, ये तो प्योर बिजनेस ही। फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन ऑफ एडिबल ऑयल फ्रॉम राइस ब्रान, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन रिप्रेजेंट्स एग्रो बेस्ड बिजनेस। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो एग्रो बेस्ड है। क्लियर है क्या? ठीक है। फ्रॉम मीडियम एंटरप्राइज बिजनेस refers टू रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस क्या होता है? जो फुटकर विक्रेता होता है, ठीक है। और रिटेल, हाँ, जो नॉर्मल शॉप्स जो है वो सब रिटेल शॉप्स हैं, ठीक है। और जो CNF पता है, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जो बड़ी कंपनीज होती है ना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, उसमें से बल्क में प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग शहर, अलग अलग स्टेट में जाता है, अलग अलग सिटीज में जाता है। स्टेट के भी फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं, सिटी वाइज। तो कोई एक होगा जो बड़ा डीलर होगा, पूरा माल वो अपने पास रखवाता है और वहां से फिर वो क्या करता है, अलग अलग दुकानदारों को भिजवाता है। अपन इसको डीलरशिप कह सकते हैं। अरे समझ, जैसे कार वगैरह की डीलरशिप पे क्या होता है कि सीधे उसके पास आई और बड़े प्रोडक्ट है वहीं से डायरेक्टली कंज्यूमर खरीद लेता है, यानी कि जो शोरूम वाले वो लोग डायरेक्ट परचेज करते हैं कंपनी से। लेकिन जो ये किराना या ये वाला बहुत सारा सामान रहता है, ये कोई एक रिटेल वाला डायरेक्टली फैक्ट्री से कितना ही खरीदेगा और फैक्ट्री वाले को सर दर्द हो जाएगा। तो कुछ कंपनीज का तो पूरा सिस्टम बन गया है अब, समझ रहे हैं, कि उनके होलसेल एजेंट्स भी हैं, रिटेल एजेंट्स भी हैं, तो इस तरीके से हर दुकान तक पहुंचता है। समझ रहे, तो वो पूरी चेन है। ऐसे नहीं कि फैक्ट्री से छोटे छोटे उसमें निकलेगा और हर दुकानदार तक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। सीधे दुकानदार तक जो फैक्ट्री वाले पहुंचते, वो कौन सी फैक्ट्री वाले होते, वो छोटे छोटे फैक्ट्री वाले। पार्ले का, लेज का, जो आप ज्यादातर प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स देखते हो जिसमें की पर्ची प्रॉपर वैसे लगी हुई है प्रिंटेड फॉर्म में, वो प्रोडक्ट किसी एक चेन के थ्रू आता है उनके पास। आ रहा है समझ में? ठीक है। जैसे कि पतंजलि है, तो पतंजलि ने अपना अलग वो चालू कर लिया है, समझ रहे हैं? आपको पता होगा छोटे लाइन में उसका एक स्टोर है, तो पतंजलि के एक्सक्लूसिव शोरूम आ रहे हैं। ऐसे फॉर्च्यून ऑयल के भी अपने सेपरेट जो है वो अब आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने भी अपने रिटेल स्टोर्स जो है वो ओपन कर लिए, ठीक है। वो डायरेक्ट कंपनी से चलते हैं। क्लियर है ये? ठीक है ना। नहीं, रिटेल कंज्यूमर के लिए कोई सस्ता, कुछ सस्ता नहीं होता, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप समझो कि वो जो मेहनत है उसका पैसा आप कंपनी खा रही है, रिटेल वालों को नहीं दे रही है ना। लेकिन वो उनका खर्चा तो है ही, समझ रहे हैं, क्योंकि वो पूरा सेटअप कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट भी वो उठा रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, वन टाइम प्रॉफिट को कभी भी बिजनेस नहीं कहेंगे। बिजनेस में क्या होता है, रिपीटेशन। अगर आप रेगुलरली कोई काम कर रहे हो रिपीटेडली, तो वो क्या है, बिजनेस। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। तो इसमें कई लेयर्स होती हैं, जैसे है ना, कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कॉमर्स जेनरिक है, लेकिन इंडस्ट्री जब अपन बोलते हैं तो एक बिजनेस उसके सारे उनकी बात करते हैं, और डेली ऑक्यूपेशन थोड़ा पर्टिकुलर बिजनेस की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि है ना, रामपुर में जो किराना दुकान है वो लेयर 3 है। कॉमर्स क्या हो गया, कॉमर्स पे सब आ गया, पूरा शहर। समझ में आ रहा है? इंडस्ट्री में क्या आ गया, किराना इंडस्ट्री अगर मैं बोल रहा हूँ तो सारी किराना की जितनी दुकानें हैं शहर में वो सब आ गई, इसी लेयर 2 में। और कोई पर्टिकुलर किराना दुकान की बात कर रहा हूँ तो किसमें आ रही हो, लेयर 3। ठीक है, चलो, है ना।
अब अगेन इसमें एक्टिविटी बेस्ड है, तो कुछ हेडलाइंस हैं न्यूज चैनल्स की, न्यूज़पेपर की। तो आप समझो कि ये ब्रॉड लेवल पर बात कर रहा है, इंटरमीडिएट लेवल पर बात कर रहा है, या माइक्रो लेवल पर बात कर रहा है। इंडियाज इन्फोटेक मेल्टडाउन, इज आईटी सेक्टर फेसिंग द वर्स्ट क्राइसिस। तो 3 लेवल है, कौन कौन से? ब्रॉड मतलब लेयर 1 2 3, किस कौन से लेयर की बात हो रही है यहाँ पे? ये जो पहली न्यूज देख रहे हो, इंडिया इन्फो, एक न्यूज चैनल का आर्टिकल चल रहा है, लेयर 2, क्योंकि इंडिया के आईटी सेक्टर की बात चल रही है। तो सेकंड लेयर पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो गई, आईटी इंडस्ट्री, तो ये लेयर 2 की बात चल रही है, ठीक है ना। ये थर्ड, ये जो है ये बिजनेस कॉन्फिडेंस एट ऑल टाइम हाई, ये कौन से लेयर की बात कर रहे हैं? लेयर 1 की। नहीं आ रहा समझ में? यानी ये पूरे बिजनेस की बात कर रहा है, ओवरऑल इंडिया के बिजनेस की। वो बात कर रहा है सिर्फ इंडियन आईटी इंडस्ट्री। हाँ बेटा, अरे न्यूज चैनल है ना। तो ईटी रिपोर्ट, अच्छा हाँ, सीआईआई कोई वो अरे ऐसे बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, एनएसएसओ और वो सब, नहीं सुना तुमने? गवर्नमेंट की जो डेटा पब्लिश करती हैं, तो सीआईआई इसी तरीके से एक संस्था है जो रिपोर्ट्स बताती है, रहती है, स्टैटिस्टिक्स देती रहती है किसी भी देश का, इंडस्ट्री का, ऐसा, ठीक है ना। ये टाटा का Q4 मेल्टडाउन है, बताओ ये कौन से लेयर की बात हो रही है? सेकंड लेयर, लेयर 3 की बात हो रही है भाई साहब, ये पर्टिकुलर कंपनी की बात हो रही है। टाटा मोटर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज व्हाट? लेयर 2। पर्टिकुलर कंपनी इज व्हाट? लेयर 3। नहीं समझे? क्लियर है? सिर्फ टाटा मोटर्स की बात हो रही है, ये थर्ड लेयर पे आ गया अपन। एसएमई आईपीओ, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अरे किस कंपनी की बात हो रही है? ये लेयर 2 और लेयर 1 के बीच का है एक्चुअली, क्योंकि ये जनरल बिजनेस वाली बात ही कहलाएगी, ठीक है। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये लेयर 1 में ही कैटेगराइज होगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात हो रही है वो लेयर 3, पूरी इंडस्ट्री की बात हो रही है वो क्या है? सेक्टर वाइज बात हो रही है, लेयर 2 है। जेनरिक बिजनेस की बात हो रही है, लेयर 1, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। मेनली इसका नाम एमएसएमई से चलता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। कोई आया था क्या? आवाज आ रही है? चलो, ठीक है। अब डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस vis-a-vis इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो अब देखो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, ये तो आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हो इस हिसाब से। समझ में आ रहा है कि कमाने के क्या क्या रास्ते होते हैं, बिजनेस को पूरा समझो, ठीक है। नौकरी कर लोगे कहीं, या तो फिर अपना बिजनेस डाल लोगे, और या तो फिर अपना ऑफिस। 3 चीजें होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे तुम इसके थ्रू तुम अपना पूरा वो प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन में बहुत डाइवर्स है, फिर भी बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन जो है, और मेनली जो अर्बन पॉपुलेशन है ना, वो इसमें एम्प्लॉय होती है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग सब सीए कर रहे हो, तो उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग क्या करेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सीए एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। तो आप अपना ऑफिस खोल लोगे, और या तो फिर आप कहीं पर क्या करोगे, नौकरी करोगे, ठीक है ना, क्योंकि अच्छे पैसे मिलते हैं। क्लियर है? ठीक है। वी हैव thus introduced two other distinct occupation, employment and profession, ठीक है। तो हम एम्प्लॉयमेंट और नौकरी और अपना खुद का, कोई डॉक्टर है वो अपना क्लिनिक खोल करके बैठा है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, और है ना, उसको बिजनेस से बाइफरकेशन है उसका। समझ में आ रहा है? देखो सीए का ऑफिस, डॉक्टर का ऑफिस, लॉयर का ऑफिस, ये प्रोफेशन में आते हैं, अरे समझ, बाकी कोई भी काम कर रहा है तो वो किस में आएगा, बिजनेस में कैटेगराइज होगा। ये क्लियर है क्या?
ठीक है ना, तो ध्यान से समझना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में अपन लोग वो कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और इसमें होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ये लिख लो बेटा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एम्प्लॉयमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ऐसे लिख लो, ऐसे कॉलम बना लो, एम्प्लॉयमेंट लिख लो और प्रोफेशन लिख लो। मैं बताते जाऊंगा तो एम्प्लॉयमेंट में प्रोफेशन में लिखते जाना। एम्प्लॉयमेंट में लिखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, प्रोफेशन में लिखो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ठीक है, तो लिखते जाओ अब इसमें, है ना। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन और पीरियोडिक कॉम्पनसेशन लिख लो। पीरियोडिक कॉम्पनसेशन किसमें, एम्प्लॉयमेंट में। लिखो ना, अबे ऐसे कॉलम खींच के एक साइड एम्प्लॉयमेंट एक साइड प्रोफेशन लिखो। इसमें पीरियोडिक कॉम्पनसेशन है और उसमें मतलब बिजनेस जैसा रहता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी खुशी कभी गम। क्लियर है। उसको देखो एमसीक्यू है ये, तो तुम इसको हिंदी इंग्लिश कैसे में भी लिख सकते हो, कोई तुमको एक्चुअल में वो तो करना है नहीं। तो उसमें लिखो अनसर्टेन रिटर्न्स, मतलब सर्टेन नहीं है कि पीरियोडिकली मिलेगी। जॉब में तो तुम्हें पता है ना, हर महीने सैलरी गिरेगी, ऐसा। ठीक है, फिर क्या है, है ना। प्रॉपर इसका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन होता है, ठीक है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन कोई भी हो सकती है, जो कि वो तय करेगा जो जॉब दे रहा है ना। इसमें टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर फिक्स्ड बाय एम्प्लॉयर, ऐसे लिख लो। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर फिक्स्ड बाय एम्प्लॉयर। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर फिक्स्ड बाय एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर बताता है क्या क्या कंडीशन है। दूसरी तरफ लिखो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट।
is prescribed by code of conduct, is prescribed by some authority, है ना। जैसे कि सीए में क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो इंस्टीट्यूट है वो रूल्स बताता है कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको किन बातों का ख्याल रखना है। फिर वो जो है क्या कहते हैं, डॉक्टर्स के लिए ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन वाले तय करते हैं, है ना। ऐसे आर्किटेक्ट है, उनके रूल्स होते हैं, तो सबके अलग अलग रूल्स, ठीक है ना। ठीक है, नहीं नहीं, और भी है। तो इसमें देखो वैसे मतलब एकदम लिखने वाले के हिसाब से तो ठीक है, बाकी जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें प्रमोशन और वो सबका रहता है लफड़ा, की परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, अच्छे से काम नहीं करोगे तो बॉस डांट मारेगा, समझ ना रहे, ये सारा कुछ है। प्रोफेशन में क्या है, खुद का काम है। एक तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट में लिखो नो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जबकि प्रोफेशन में लिखो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, फिर एम्प्लॉयमेंट में भी मेनी ऑप्शंस है और प्रोफेशन में लिमिटेड ऑप्शंस है, ठीक है ना। पता है एम्प्लॉयमेंट तो किसी भी चीज का हो सकता है ना, प्रोफेशन तो बहुत फिक्स है ना। जैसे ये लिखा हुआ अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन, इनमें क्या होगी, इनमें प्रोफेशनल होगी। प्रोफेशनल्स कितने होते हैं मार्केट में और एम्प्लॉय कितने होते हैं, बहुत ही मेजर डिफरेंस है। क्लियर है। आप कोई भी कॉलेज डिग्री या कुछ भी वो सब लेते हो ना, वो बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये जो है ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो नॉर्मल एजुकेशन से बहुत वे ज्यादा रिस्पेक्टेड होती है, ठीक है ना। चलो, उल्टा तो नहीं बोल देगा नहीं, ठीक है। बाकी देखो प्रोफेशनल वर्ड यूज काय के लिए होता है, कभी आपने सुना है ऐसे प्रोफेशनल वर्ड का यूज किया है, काय के लिए यूज होता है? एक ही टर्म बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट, परफेक्शनिस्ट। जैसे कि अपन लोग बोलते हैं भाई, जैसे विराट कोहली है तो उन्होंने भाई वो तो प्रो है, समझ में आ रहा है। गेम्स में बोलते हैं ना, कह रहे वो तो प्रो गेमर है, तो प्रो इज व्हाट, प्रो इज प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मतलब कि भाई वो परफेक्ट है, वो गलती नहीं करता, ऐसा टाइप का। जो जो उस चीज के लिए बना नहीं है, जो जिसकी उस चीज में मास्टरी हो गई, मतलब वो तो अपन एजेटिव के सेंस में बोल देते हैं, लेकिन हाँ हिस्टोरिकली हाउएवर professions have emerged in pursuit of nobility, demonstrated highest level of integrity and ethics। मतलब प्रोफेशंस को ना बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता है, समझ रहा है। हमारे समाज में डॉक्टर्स को देखो, समझ रहा है, या जो भी प्रोफेशंस हैं उनका सोशल स्टेटस, उनका जो रिस्पेक्ट होता है वो अलग होता है, समझ रहा है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बात समझ में आती है बहुत सारी जगह पे, कभी भी जाओ तो क्लियर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की अलग लेवल की रिस्पेक्ट, मतलब दवाई लेने गया था, समझ रहा है, तो ऐसी बात चली तो बोला कि अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, को कम से कम आधे घंटे रुक कर उसने मेरे से बात की, रोक के मुझे। अरे सामने कह रहे हमारे बहनोई थे, उनने बताया था कि यार ये वाला जो प्रोफेशन है ना, इसमें कोटा है ना, इसमें और इसमें कोई धांधली है, कुछ ऐसा नहीं चलता, कोई कॉलेज नहीं है कि भाई आप पास हो गए ही हो गए, समझ में रहेगा बहुत सारा। मतलब बोले यार वो अगर, बोले हमारी बहनों ने बोला था कि अगर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिले तो मतलब वो रियल में बहुत बढ़िया है, तो मतलब अच्छा लगता है। मतलब उनको जल्दी थी घर जाने की, समझना रहे लेट हो रहा था, लेकिन भाई समझना रहे पसर ही गया, चाय आय पिलाई मुझे आ रहा है समझ,
मैं दवाई लेने गया हूँ सिंपल, समझ रहे हो? वो भी कोई बहुत हजारों की दवाई नहीं, मतलब 200 रुपए की दवाई लेने गया हूँ उसके बाद। खैर समझ में आ रहा है, तो बहुत वैल्यू है एक्चुअली वो प्रोफेशन की। मतलब तुम समझो कि अब तो खैर जेन्युइन करने वाले थे, एक टाइम था मतलब 10 एक साल पहले कि बच्चे सीए ज्वाइन करते थे ताकि ये बोल पाए कि हम सीए कर रहे हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती थी। समझ में आ रही है बात? मतलब हम जब पास हुए थे, तो हम जब लोगों से मिलते थे, ठीक है, तो अब तो खैर बहुत रिजल्ट आने लग गया है, समझ में आ रहा है? पहले तो बहुत ही बुरे हाल थे। तो उन्होंने बोला कि क्या आप करो, मैंने कहा मैं सीए हूँ। तो बोले यार मैं पहली बार किसी व्यक्ति से मिला हूँ जिसने कि बोला है कि मैं सीए, मेरा सीए निकल गया, नहीं तो आज तक मैंने सिर्फ ऐसे लोग सुने कि मैं सीए कर रहा हूँ। ठीक है, तो खैर बहुत वैल्यू है हमारे उसमें समाज में, है ना, प्रोफेशन की। ठीक है, क्योंकि इनिशियली ये स्टार्ट हुए थे मतलब इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी और एथिक्स है। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल कोई भी व्यक्ति झगड़ा कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, तो पेपर में न्यूज आएगी, हाँ दो उसमें लड़ाई होगी। अगर उनमें कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो पेपर न्यूज आएगी चार्टर्ड अकाउंटेंट का झगड़ा हुआ किसी से। समझ में आ रहा है? मतलब कि वो लोग प्रोफेशन का नाम लेने लग जाते हैं। यानी आप जब सीए बनोगे ना, तो सीए इंस्टीट्यूट आपको कोड ऑफ कंडक्ट देगा कि भैया इन चीजों का ख्याल रखना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके नाम के साथ अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन की रिस्पेक्ट भी जो है वो जुड़ गई, और वो लोग एक्चुअली में निकाल देते हैं, मतलब आपको प्रोफेशन से अलग कर देंगे। ठीक है, अगर आपने उसका ध्यान नहीं रखा। इतना हार्श नहीं होता कि आए दिन निकालते रहो, बड़े लेवल पर ही होता है। ठीक है, कि अगर कुछ बहुत ही एकदम फ्रॉड ही कर दिया तुमने, क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है। बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मेनली ये भी चलता है कि टैक्स बचा देता है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, खैर वो सब तो तुमने सुना ही होगा। ठीक है, चलो। Having clarified the meaning and nature of employment and profession as economic occupations, we are now in a position to uh, delve deeper into the nature of business. Before we do that, it would be useful to do a recapitulation of main. अच्छा, ओ भाई साहब लो, दिया हुआ है इसमें लोगों को। ठीक है ना, तो बस यही इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे तुम्हारे एमसीक्यू जो है वो कवर हो जाएंगे। इसको एक बार रीड करो, इसमें से जो भी चीज समझ में नहीं आ रही वो बताओ। ये समराइज वर्जन है उसी का जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एथिक्स जो होते हैं ना, वो होते हैं प्रोफेशनल मॉरल्स। मॉरल साइंस पढ़ते हैं ना, कोई मेहमान आए तो उसको उसके सामने मुस्कुराना, उसको पानी पूछना, पैर पड़ना, ये सब है हमारे सोशल मॉरल्स। और एक होते हैं प्रोफेशनल मॉरल्स। समझ में आ रहा है? तुमने कभी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऐड देखा है? क्योंकि अलाउड ही नहीं, प्रोफेशनल मॉरल्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है कि भाई आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, क्योंकि उससे रिस्पेक्ट वो होती है। समझ रहे हैं? कि मुन्ना मुन्नी के रिटर्न के साथ, वो पापा मम्मी के रिटर्न के साथ मुन्ना मुन्नी के रिटर्न फ्री फ्री फ्री। कभी ऐड देखा है? नहीं हो सकता है। समझ में रहे? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो अपने प्रोफेशनल्स के लिए नहीं कर सकते हैं। समझ में रहे? ठीक है, अब जैसे क्लासेस है तो क्लासेस के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। अरे सर ऐसा वाला रहता है, तो मतलब ऐसा नहीं कि एकदम सड़क पे उतर आए। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, ऐसे टाइप का। तो वो जो है एथिक्स, वो एथिक्स है कि भैया आपको किसी के साथ धोखा, गलत या ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, एथिक्स मतलब मॉरल्स, लेकिन ये प्रोफेशनल मॉरल्स हर उसके होते हैं, हर प्रोफेशन के होते हैं, आर्किटेक्चर के होते हैं, मेडिकल के होते हैं। ठीक है ना। सर मैंने मतलब एक सीए मतलब वो ये मेरे जान पहचान के कौन? मतलब सिद्धार्थ नायक। सर मैंने उनको बताया था मैं आपकी कोचिंग जा रहा था, मैं आप मतलब पहचानते। सिद्धार्थ नायक है क्या? हाँ,
तो वो पढ़ा है मुझसे। हाँ वो बता रहे थे, मैंने पढ़ा है। वो 2015-16 में पढ़ा है। हाँ वो 2013 में बस ये निकला। नहीं नहीं, 2013 में नहीं निकला, 2016 15। वो बन गए वो नेक्स्ट। तो फिर वो अच्छा, तो फिर वो दूसरा सिखाते हैं। तुम बोले कि वो आपको जानते हो, ये भी बताया था कि मतलब वो आपके यहाँ पढ़े। वो 2012 में फिर पढ़ा होगा। मैंने उनके यहाँ 2 महीने काम किया था। अच्छा। हाँ एक्सपीरियंस लेते थे क्या होता अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग मेरे को आज टैली वेरी फ्रेंड्स सब आते हैं। मैंने उनके यहाँ मतलब अकाउंटिंग का काम आता है, मैं क्या अकाउंटिंग का काम करता हूँ, पैसे नहीं लेते ऐसे ही मतलब। और उनसे मैं मतलब वो मतलब गाइडेंस मांग मेरे को बताते थे अक्सर। तो मेरे को एक चीज बताई थी कि आगे चल के मतलब इतने ज्यादा सीए उन्होंने बोला था कि जब हमारे टाइम पे पहले के टाइम पे जो सीए करना बहुत ज्यादा टफ है, मतलब बहुत मुश्किल से लोग पास हो पाते हैं। अभी भी टफ, अभी भी टफ। फिर थोड़े से परसेंटेज बढ़ गए, फिर कोर्स थोड़ा सा इजी बना ऐसे टाइप का। देखो ये बात तुमको हर व्यक्ति बोलेगा, आ रहा है समझ में? जो कर लेगा ना वो बोलेगा हमारे टाइम पे टफ था, ठीक है ना। देखो पता क्या है, वैसे कोर्स टफ नहीं हुआ, मतलब कोर्स इजी तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, कोर्स एक्चुअली में हुआ है टफ। समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन पता क्या है, पहले पढ़ने के साधन नहीं थे कुछ। मतलब हम जब पढ़े थे तो जबलपुर में ही नहीं होती थी कोचिंग कोई, और हम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिल पाना बड़ा टास्क होता था। समझ में आ रही है बात? मतलब हमने पहली बार कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखा था तो उनका मतलब सही है यार, मतलब अच्छी वैल्यू है, मतलब या जो भी है, ठीक है। क्योंकि मिलते ही नहीं थे ना, पता ही नहीं चलता है आपको, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट या कुछ भी ऐसा होता ही नहीं है। तो बड़े होकर के ही लोगों को पता चलता है कि एक्चुअली में चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो क्या है, ठीक है। अभी ये रिसोर्सेज बहुत बढ़ गए, समझ आ रहे हैं? पहले तो हमको अगर मान लो कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो नहीं पता है, अब खत्म हो गई बात। आज की डेट में तो यूट्यूब या वो सारा कुछ है, समझ में? मैं बात कर रहा हूँ 2001 2002 की, सोच करके देखो। समझ में आ रहा है? ना गूगल था और ना ही यूट्यूब था। समझ में आ रहा है? ठीक है। इंडिया में तो नहीं प्रॉपर आए थे, और इंटरनेट ही नहीं था यार, फोन स्मार्टफोन नहीं थे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस हुए थे 2001 में, ऐसे बेसिक वैसे रहते थे, पेजर टाइप के उसमें। मतलब वो देखा जैसे वो स्नेक खेलते हैं ना, तो बस वो, अब तो खैर बहुत ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। कैलकुलेटर में जिस तरीके के डिजिट आते हैं ना, उस तरीके के डिजिट आते थे उसमें मोबाइल फोन। हाँ, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो दैट वाज द ओरिजिन। उस टाइम पे कुछ कोई इंफॉर्मेशन का कोई साधन ही पर्टिकुलर नहीं था। अगर आपको इंटरनेट से कुछ देखना है तो आपको साइबर कैफे जाना पड़ता था, और लोग नहीं थे ना इंटरनेट पे। समझ में आ रहा है? आप ईमेल यूज कर लो, कोई यूज ही नहीं करता, लेकिन वो सारा कुछ इंडिया के बाहर या वैसे चलता था। बहुत अलग सिनेरियो था पहले, ठीक है। तो पढ़ने के लिए चीजें उपलब्ध नहीं थी, पेपर तो अलग था। आज की डेट में कोर्स जो है वो मतलब 20 साल पहले के मुकाबले डबल हो गया होगा कोर्स, लेकिन रिसोर्सेस 4 गुना बढ़ गए, इसीलिए वो पर्टिकुलरली इजी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, कि आज की डेट में करना टफ क्यों है? क्योंकि आज की डेट में बढ़ गए डिस्ट्रैक्शन। हमारे टाइम में ना फेसबुक था, ना इंस्टा था, ना व्हाट्सएप था। ना फेसबुक, ना इंस्टा, ना व्हाट्सएप। मतलब एसएमएस पे ही भेज सकते थे, और एसएमएस एक एक 2-2 रुपए ऐसे का जाता था। समझ आ रही है बात? तो मतलब कि कम्युनिकेशन आपका सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू हो रहा है। आप पिक्चर्स एक दूसरे को सिर्फ कौन भेज सकता था? ब्लैकबेरी, आपने सुना है? ब्लैकबेरी करके एक कंपनी थी, समझ रहे? उसके एग्जांपल अपन डिस्कस करेंगे बीसीके में, ठीक है। वो होता था बड़े कॉर्पोरेट सीईओ सीएफओ इन लोगों के पास, ठीक है। और उसमें आता था एक ब्लैकबेरी मैसेंजर। ये जो व्हाट्सएप है उसकी प्रेरणा बीबीएम से ली गई है। बीबीएम इज ब्लैकबेरी मैसेंजर, जिसमें आप फोटोज या ये सब भेज सकते थे। पहले जनरल नहीं था, तो कोई किसी को फोटोज या कुछ भी नहीं भेज सकता था, ना ही कोई सोशल मीडिया नाम एग्जिस्ट नहीं करता था। समझ में आ रहा है?
ठीक है, मीडिया के नाम पे सिर्फ न्यूज़पेपर था और न्यूज चैनल्स, समय थोड़े ठीक भी थे, क्लियर है। तो आज की डेट में जितने रिसोर्सेज, आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत है तो आपको यूट्यूब में 10,000 लोग मिल जाएंगे, कोई ना कोई बता रहा। उसमें भी दिक्कत है कि भाई पता नहीं कौन सही बता रहा, कौन गलत बता रहा, कौन क्या बता रहा, क्लियर है क्या? ठीक है, लेकिन रिसोर्सेज बहुत है आज की डेट में, लेकिन पढ़ाई टफ ही है पहले से, मतलब पहले इजी होता था कंपैरेटिवली, लेकिन आपको ना वो अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट होता है, ठीक है। जैसे कि इन जनरल रिजल्ट जो है ना वो पहले 5%, 6% इस तरीके का रहता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में तो बहुत ही कम सीएस बनते थे। फिर जब बूम आया एक पर्टिकुलर टाइम में बिजनेसेस में, तो हर बिजनेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ी। अदरवाइज तो बैंक वैंक में भी अकाउंटिंग का काम करने के लिए बीएससी लोगों को इन लोगों ने कर रखा था, ठीक है, क्योंकि बीकॉम की उतनी वैल्यू होती नहीं है, बीएससी वाले थोड़े फिर भी बेटर होते थे उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के डेट में सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हायरिंग हो रही है, समझ रहे, ऑफिसर लेवल पोस्ट होगी और अच्छी खासी पेड जॉब्स है वो, ठीक है। बाकी बेसिक क्लरिकल लेवल पर अभी भी वो बैंकिंग के एग्जाम्स के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ये एमपी भी, इन लोगों ने बीएससी वाले भर रखे थे पूरी अकाउंटिंग और उसके लिए, अभी उसमें सारे हायरिंग किसकी हो रही है, चार्टर्ड अकाउंटिंग। तो बिजनेस में जब बूम आया ना तो फिर नीड हुई कि अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स चाहिए। उस समय सडनली इंस्टीट्यूट ने वो बढ़ाया था परसेंटेज, ठीक है। 2007 में, 2007 नवंबर में 30% रिजल्ट आया था पहले, 100 में से 30 लोग पास। दैट वाज ह्यूज, दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट रिजल्ट्स एवर। लेकिन फिर एकदम से बहुत सारे हो गए तो फिर दिक्कत हुई, तो फिर रिजल्ट उन लोगों ने थोड़ा सा कर्व किया था। मई 2010 में मैं पास हुआ था और उसमें 3% रिजल्ट है। ये स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में पड़ा हुआ है, ये स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में पड़ा है, ICI.org में जाओगे तो उसमें दिख जाएगा तुमको कि कब कितने परसेंट जो है वो रिजल्ट आया, ठीक है। तो एकाध अटेम्प्ट बहुत ही टफ हो जाता है, ठीक है। बाकी इन जनरल ओवरऑल अगर मैं सिनेरियो देखूं तो कोर्स टफ हो रहा है लेकिन उसको करना इजी हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन तो कभी मिलता ही नहीं था, समझ रहे। आधा कोर्स तो खुद ही करना पड़ता था पहले, हर चीज थोड़ी ना कवर होती थी, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये रीड कर लो। सर और उन्होंने एक चीज बताई थी कि आने वाले टाइम में चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब वैल्यू भी कम हो जाएगी, जो सबसे ज्यादा स्पेशल रहेगी ना, तो मतलब इस चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद में जो डिग्रीज होती है ना, जो आईसी वाले में टक्कर आ, मतलब जिनको ज्यादा नॉलेज हो, जिनका मतलब ज्यादा वो फैला होगा, मतलब ऑफिस जिनके ऊपर ज्यादा कम्युनिकेशन हो, मतलब ज्यादा मतलब बेटर हो, बेस्ट वो लोग ज्यादा चलते हैं। मेरे पास एडिशनल डिग्री है, पता है तुम्हें, DIS डीसा कहलाती है, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले ऑडिट कर सकते हो। बाकी वैल्यू कम नहीं होगी कभी, हर साल रिक्वायरमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 50 से 60 हजार के हिसाब से बढ़ रही है, और हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है एक अटेम्प्ट में 10 से 12 हजार निकलता है, तो साल के 2 अटेम्प्ट है तो 20-22 हजार के हिसाब से मान लो। रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत है, क्योंकि बिजनेसेस किस लेवल पे बढ़ रहा है। दूसरी पता क्या है कि इंडिया के पास अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसा कोर्स है, लेकिन आसपास की बहुत सारी कंट्रीज के पास नहीं है। अब आसपास की बहुत सारी कंट्रीज के पास नहीं है तो उससे होता क्या है कि पूरे इंडियन प्रोफेशनल्स जाते हैं, ठीक है। जो बड़ी फर्म्स हैं 4 फाइनेंशियल सर्विसेज की वर्ल्ड लेवल पर, उनके नाम है डेलॉइट, KPMG, EY और PwC, ठीक है। तो ये जो है इन फर्म्स के ऑफिसेस वर्ल्ड ओवर है, ठीक है। तो ये इनके हायरिंग दुबई में भी चलती है, अच्छे खासे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दुबई, सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज में, समझ रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला प्रॉपर प्रोफेशन जो है वो है, इसलिए बहुत रिक्वायरमेंट है। और सऊदी वगैरह, दुबई वगैरह में पता है इनकम टैक्स फ्री, मैंने बताया था क्या तुम लोग? नहीं, टोटल फ्री है वो, इनकम टैक्स लगता ही नहीं, ठीक है। मैं था 2004 में जब हॉस्टल में था, ठीक है, तो एक भैया तो उनकी 2nd रैंक लगी थी ऑल इंडिया CFA में, लेकिन उनकी जॉब लगी थी अफगानिस्तान। बोलते कि यार अफगानिस्तान में लगी, लेकिन उस समय उनको मिल रहा था 12 लाख पैकेज फ्रेशर को,
12 लाख ऐसा कि 12 लाख के ऊपर बोनस बोनस दे रहा हूँ अलग, 1 लाख रुपए महीना, जीरो इनकम टैक्स। नहीं तो मैं इंडिया में 30% तो सरकार ही खा जाएगी। अरे जीरो इनकम टैक्स, एक बार इमेजिन करके देखो यार, ये गजब है मतलब। ठीक है ना, तो ये है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो सर यहाँ पे मतलब मार्केट सेफ्टी करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा टफ है। एक्चुअली में बहुत सारी चीजें हैं, बताऊंगा मतलब, क्योंकि मैंने वर्क किया हुआ है ना, इसलिए टफ उतना नहीं रहता है जितना कि वो रहती है। पता है क्या, आपका ध्येय है ना कि आपको जाना है, आपको मिल जाना है। बहुत सारे हम गए थे पहली बार ट्रेनिंग के लिए, दिल्ली में गए थे 2004 में। तो अ, भाई बिल्डिंग देख के हमने गिव अप कर दिया था कि नहीं यहाँ नहीं मिलेगी यार हमको। जबलपुर से गए थे यार, कभी अपन ने देखा कांच ही कांच लगे बिल्डिंग में, उनका खड़ी कहते हैं बिल्डिंग। अरे हमने ऐसा देखे नहीं, अपन ने कहा भाई बाहर में ब्रिक और सीमेंट होना चाहिए, ये क्या है कांच में, ये अलग ही टाइप से बनी हुई है, कुछ कुछ गड़बड़ है मतलब, समझ में आ रहा है। ठीक है, अबे उसका रिसेप्शन ये पूरे प्रेमिसेस से बड़ा था सच में, मतलब एग्जैजरेशन भी नहीं है इसमें, कुछ भी एग्जैजरेशन नहीं। तो एक ऐसी वो टेबल, वो बोलते हैं, और वो टेबल क्या भाई, पूरा मार्बल का वो बना हुआ था रिसेप्शन, समझ में आ रहा है, जहाँ पे 2-3 लोग बैठे हुए थे, और पूरा खाली है, यहाँ सोफे ही सोफे पड़े हुए, समझ में आ रहा है। ठीक है, रिज्यूमे दे करके आए थे, वही उम्मीद छोड़ दी थी कि यहाँ पर हमको मिलेगा। अरे सर नहीं तो अप्लाई नहीं है ना सीए बनने के, जब फिर जब ट्रेनिंग हुई तब समझ में आया। बड़े शहर पहली बार गए थे ना, ऐसा लगता था यार यहाँ तो सब ये रहते हैं, ऐसा रहते हैं, वैसे रहते हैं। फिर समझ में आता है कि नहीं यार, हर जगह से लोग आते हैं, उनसे बने हैं ये बड़े शहर। तो बड़े शहर की अपनी उपज उतनी सही नहीं है। अरे सर वो तो ये होता है कि वहाँ फैसिलिटीज है, तो हर पूरे देश से लोग आ रहे हैं, इंटेलिजेंट लोग, उनकी संख्या भी मतलब एक कोई बहुत बड़ी जगह होगी तो वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होंगे अच्छे। लेकिन ये नहीं है कि अगर तुम बड़ी जगह जा रहे हो तो हर बंदा इंटेलिजेंट है, समझ में आ रहा है, तुम्हारी भी अच्छी खासी वैल्यू है, तो वो कॉन्फिडेंस उनमें बड़ा ही रहता है। ठीक है, क्योंकि अरे भाई सीए कर रहे हैं साथ में, सीएस भी कर रहे हैं साथ में, सीएमए भी कर रहे हैं, तीनों भर दिए साथ, और कोई शिकन भी नहीं है माथे पर, और इंटेलिजेंट भी अपने से कम है, सही बता रहा हूँ। लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा है, और उनको वो ही इस तरीके का मिला है, फीडिंग ही इस तरीके की नहीं है। क्योंकि नॉर्मली हम लोगों को किस तरीके का, हम लोग को बचपन से डराया जाता है, समझ में आ रहा है। ठीक है, कॉमर्स वाले जितने भी बच्चे हैं, एक बार सोच करके देखो कि करते कितने हैं इसमें, बताओ। सर